हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। आज हमारा फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 3 है जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। उसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिक सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा टूल बार के अंदर अगर चेक करें फोटोशॉप के अंदर तो सिलेक्शन पैनल इस तरह का सिलेक्शन है, वहाँ पर बेतहाशा मल्टीपल टूल्स वहाँ पर सिलेक्शन से रिलेटेड ही हैं। तो उन सारे को मिक्स मैच करके आप अपना काम करते हैं, सिलेक्शंस बनाते हैं और पर्टिकुलरली इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। टूल नंबर 1 आप जिसको कहते हैं, उसमें देखेंगे कि क्या क्या टूल है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल यहाँ पर अगर क्लिक करके देखें तो यह है बेसिकली मूव टूल। मूव टूल क्या करता है कि कोई भी चीज को कॉपी करके आप ड्रैग करना चाहते हैं या कोई भी एलिमेंट अगर पड़ा हुआ है, आपका सर्कल बना हुआ है या कोई भी शेप बनी, उसको अगर मूव करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने ये कोई शेप बना ली है और अब मैं वापस मूव टूल पे आऊं तो ये हमें अलाउ करता है कि इस शेप को कहीं भी जाकर प्लेस किया जा सके। तो ये बेसिकली मूव टूल का पर्पज है। इसी तरह अगर हम इस सेकेंड इसके ऊपर आ जाएं, टूल के ऊपर, जो कि है रेक्टेंगल मार्की टूल। बेसिकली मार्की टूल है। इसके अंदर आ जाएं तो रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये सारे टूल हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर बताऊंगी कि हमने जो भी काम करना है, जो भी चीजों पे आपने लेकर आनी है, वो हमेशा न्यू लेयर के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो आप लोग उसको कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अगर सारा कुछ बैकग्राउंड में ही रहेगा तो सारी चीजें एक साथ ही मूव करेंगी, फिर आप उसको कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक स्ट्रोक लगाया ब्रश का। अगर हम यहाँ से हार्ड ब्रश ले लें तो मैं कोई भी अगर स्ट्रोक लगाऊंगी, एक मिनट, हम लोग कलर चूज कर लेते हैं, ब्लैक, ओके करें। इधर से हम ब्रश टूल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर आप हार्ड ब्रश ले लें। अब मैं कोई भी अगर चीज बना रही हूँ वो इसके ऊपर बन रही है। अब मैं मूव टूल में जब भी आके इसको मूव करने की कोशिश करूंगी तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे का सारा एक लेयर के अंदर। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ये नहीं हो सकता। तो मेक श्योर करें कि फोटोशॉप में जब भी काम करना है, हर चीज में आके यहाँ से प्लस का आइकन करके न्यू लेयर के अंदर काम करना है, तब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। तो अब मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ ताकि हमारा जो भी मैंने काम किया था वो अनडू हो जाए। अगर किसी को डिलीट करना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस कर देना है। अच्छा, सबसे पहला टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल। अगर लाके मैं इसको आपको ड्रैग करके दिखाऊं तो ये रेक्टेंगल मार्की टूल है क्या। इसने बेसिकली जो अभी एरिया सेलेक्ट किया, ये मुझे ये बता रहा है कि अभी तक जितना भी आपका कैनवस है उसके अंदर ये वाला एरिया एक्टिव एरिया है। जो भी काम होगा अब इस एरिया के अंदर होगा, इसके बाहर कोई भी काम नहीं होगा। पिक्चर के अंदर इसको ये होगा कि जो पार्ट मैं सिलेक्ट कर लूंगी सिर्फ वो ही सिलेक्शन होगी, उसके अलावा बाहर जितना भी इमेज पड़ा होगा उसका इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ब्रश टूल लूं और आपको करके दिखाऊं, ये अब देखें, अगर मैं कोई स्ट्रोक लगा रही हूँ वो बाहर कहीं भी स्ट्रोक एक्टिव एरिया के बाहर नहीं लग रहा। हाँ, जैसे मैं इसके अंदर आती हूँ और मैं जब ब्रश के साथ फिल करने की कोशिश करती हूँ, इसके अंदर सारे का सारा फिल हो रहा है। ठीक हो गया। अगर एक और चीज है, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल D कर दूं तो ये डी सेलेक्ट हो जाता है मेरा जो भी बॉक्स मैंने या जो भी सिलेक्शन बनाई थी। एक दफा क्लिक करने के बाद आप अपनी सिलेक्शन को मैन्युअली मूव भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये दोबारा से एक सिलेक्शन बनाई है, अब मैं चाहती हूँ मुझे थोड़ा सा इसको मूव करना है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर अगर जैसे ही आए तो टॉप के ऊपर अगर आपको नजर आ रहा हो कि हमारे पास ये चीज पहले से सिलेक्ट हुई है जो कि है सिंपल सिलेक्शन। ये सेकंड के अंदर आए तो ये है ऐड टू सिलेक्शन। मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आपने देखा हो कि कर्सर के ऊपर हमारे पास एक प्लस के साथ एक छोटा सा प्लस का निशान बन गया। इसका मतलब है कि आप जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो इस सिलेक्शन के साथ ऐड होती जाएगी। लेकिन यही अगर मैं दोबारा फर्स्ट सिलेक्शन में चली जाऊं तो आप जब भी एक सिलेक्शन बनाते हैं उस पर न्यू सिलेक्शन बनाते हैं तो पिछली वाली सिलेक्शन आपकी खत्म हो जाती है और न्यू सिलेक्शन आपकी बनती जाती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई शेप क्रिएट करना चाहती हूँ, कोई लोगो बना रही हूँ जिसके अंदर 3-4 शेप्स मिलके इंटरसेक्ट होकर कोई नई शेप बनाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन में आ जाए, ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है यूनियन। आप जहां जहां सिलेक्शन बनाते जाएंगे वो सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। अगर मैं इन तीनों को पकड़ के करूं तो इसने सारे के सारे ओवरऑल इसको मिलाकर यूनियन कर दिए, सारी शेप्स को ऐड कर दिए। अच्छा, इससे नेक्स्ट के अंदर जाएं तो ये है हमारे पास, इसको जैसे ही क्लिक किया इसके साथ माइनस आ गया। ठीक है, माइनस का मतलब है कि आप जहां पर भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन उसको नेगेटिव करता जाएगा, मतलब कि ये सिलेक्शन हमको नहीं चाहिए। ठीक हो गया।
अब अगर मैं लास्ट वाला सिलेक्ट करूं, दिस इज नोन एज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन मैं अभी बनाने वाली हूं और जो ये नीचे मौजूद है, इन दोनों के अंदर से जो कॉमन एरिया होगा ना, वो इसको सिलेक्ट कर कर हमें दे देगा। जैसे ये मैंने अभी सिलेक्शन बनाई है और एक सिलेक्शन नीचे है, इनका जो कॉमन एरिया वो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया बन रहा है, ये हमें वो वाला चीज दे देता है। अगर मैं इतना सा करूं तो आप कॉर्नर्स है हमारा, वो सिर्फ हमारा मेन एरिया आ रहा है जो हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा इजी चीज ये है कि अभी आप काम कर रहे हो तो आप बहुत दफा भूल जाते हैं कि मेरा कौन सा बटन सेलेक्ट हुआ है, और आप जब भी सिलेक्शन बनाने लगोगे कि यहाँ पर हमेशा प्लस ही का रहेगा अनटिल अगर आप भूल जाते हैं। अगर आप वर्क फ्लो में काम कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा चीजों को जल्दी जल्दी काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं याद रहता। हम शॉर्टकट्स के साथ काम करेंगे, ना कि हम यहाँ पर आके पर्टिकुलरली इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि अगर मैं बेसिक सिलेक्शन के ऊपर रहूं और मैंने एक सिलेक्शन बना दिया है, तो मैं अगर ऑल्ट प्रेस करती हूँ तो आप देख रही है नेगेटिव हो रही है सिलेक्शन इसके अंदर से। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो ये सिलेक्शन ऐड करने लग गया। ठीक हो गया। अगर आप ऊपर देखें तो ये इस टाइम ये सिलेक्ट, लेकिन मैं जैसे ही छोड़ देती हूँ तो वो वापस आपकी मेन सिलेक्शन के ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर आपने इसको इंटरसेक्ट करना है तो आपको ऑल्ट और शिफ्ट दोनों पकड़ के करना पड़ेगा, तो वो इसका सेंटर पार्ट जो भी इंटरसेक्ट होकर हमारी सिलेक्शन बन रही होगी वो इसको हमें दे देगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कोई भी चीज को काम करने का। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने ये कोई सिलेक्शन बना लिया और मैं इसमें चाहती हूँ कलर फिल करना, तो कलर फिल करने के दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम कलर फिल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ये हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, इसके अंदर आए, इसको क्लिक करके रखें माउस के साथ, और सेकंड पे आ रहा है पेंट बकेट टूल, और यहाँ पर अगर ब्लैक कलर है, मैं यहाँ पर आके क्लिक करूं तो इसने पूरे का पूरा आपका ब्लैक कलर फिल कर दिया। तो ये फिल करने की एक पहला तरीका है। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करूं, ऊपर वाले कलर को हम लोग फोरग्राउंड कहते हैं और नीचे बैकग्राउंड कहते हैं। फोरग्राउंड के ऊपर मैंने क्लिक किया है और मैं ये येलो कलर चूज कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ, यहाँ पर ये कलर आ गया। मैं ऑल्ट डिलीट प्रेस करूं तो मेरा फोरग्राउंड कलर इसने फिल कर दिया है। शॉर्टकट के साथ ज्यादा इजी हो जाएगा, ना कि हम जाके पर्टिकुलरली टूल्स को ओपन करके ये अप्लाई करते रहे। तो ऑल्ट डिलीट से फोरग्राउंड कलर है और कंट्रोल डिलीट से हमारे पास बैकग्राउंड कलर फिल हो गया है। अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए चेंज कर दूं ताकि समझना इजी हो, अब मैं कंट्रोल डी करूं तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये वाला कलर सिलेक्ट हो गया। अच्छा, कलर फिल करने की अगर समझ आ गई है तो हम एक नई चीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पैनल के अंदर काफी चीजें हैं, जैसा कि ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके आगे आ रहा है फेदर। फेदर क्या चीज है, अगर मैं इसके अंदर तो चलें कंट्रोल डिलीट करके। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं बनाई हुई, अभी तो मैंने कंट्रोल सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल ली किया, इसके अंदर फिल होता है। ठीक है, अगर हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं बनाई तो हम ऑल डिलीट करते तो आपकी जो भी लेयर होगी बैकग्राउंड लेयर, उसके अंदर पूरे का पूरा सिलेक्शन हो जाएगी। एक और चीज कि अगर मैंने ये एक सिलेक्शन बना लिया है, अब हम इसमें अगर कलर फिल करते हैं और न्यू सिलेक्शन बनाने से पहले हम उसकी फेदर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम लाइक्स बस 20 कर देते हैं, और अब हम एक न्यू सिलेक्शन बनाते हैं। तो आपने देखा इसके एजेस किस तरीके से राउंड हो गए हैं, आपकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। क्या ये स्मूथ हुई है या इसको ब्लर कर देगा, हम इसमें कलर ऐड करके देखते हैं। मैं इसको ऑपोजिट करूं तो इसने मेरा ऊपर वाला कलर को बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को शिफ्ट कर दिया। ऑल डिलीट प्रेस करें तो आप ये देखें कि इसने इस सिलेक्शन से कॉर्नर करके इसके बाहर वाले जितने भी एजेस है उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दिए। मतलब सेंटर में अगर डार्क है तो डार्क से होता होता सॉफ्ट एजेस के साथ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद कोई भी न्यू सिलेक्शन बनाती हूँ तो आप देख रहे हैं कि आप सारी सिलेक्शंस हमारी इसी तरीके से आएंगी, जो कि फेदर उसके अंदर 20% ही होगा। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। अगर मुझे कोई काम करना हो तो आप इसका मतलब ये तो हर चीज पे अप्लाई होती जाएगी। इसका तरीका क्या है, अगर मैं इसको यहां पर 0 ही कर दूं और अब आके मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ। अब मेरा फेदर ऊपर से 0 है, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको राइट क्लिक करूं तो यहां पर आ रहा होगा फेदर। अब आप आके फेदर इसका जितना भी देना है वो दें। इसने फेदर कर दिया, ऑल डिलीट करके हम लोगों ने देख भी लिया कि ठीक है फेदर में हमने सारी चीजें चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं जैसी न्यू सिलेक्शन बनाती हूँ, अब इसके कॉर्नर्स के ऊपर कोई भी फेदर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर फेदर 0 है। तो आपने जब भी कोई काम करना है आप उसके अंदर जाकर फेदर राइट क्लिक करके फेदर अप्लाई करें। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। राइट क्लिक किया
तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक पहला ऑप्शन डी सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। डी सेलेक्ट का क्या मतलब है कि जो मेरी सिलेक्शन हुई हुई है इसको खत्म कर दें। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जैसे कि आपने कभी भी कोई सिलेक्शन बनाई हो और अब आप जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप में जाना है या आप काम कर चुके हैं, सपोज मैं इसमें कलर फिल कर चुकी हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कहीं भी चली जाऊं तो ये देखें यहाँ पर आने के बाद ये मूव होने लग गया, लेकिन कहीं भी अगर मैं उसको मुझे खत्म करना है तो ये वो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको हमेशा कंट्रोल डी करना पड़ेगा ताकि हम इस सिलेक्शन से बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेप को पे काम कर सकें। और राइट क्लिक करके देखें सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स का मतलब है कि जो सिलेक्शन मैंने की हुई है इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया को सिलेक्ट कर लें और ये वाला छोड़ दें। तो ये मैंने जैसे ही किया है तो इसने ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारे की सिलेक्शन कर दी। अगर मैं इसमें कलर फिल करके दिखाऊं और डिलीट, तो अब ये देखें सेंटर वाला पार्ट में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ और बाकी सारे में उसने कलर को फिल कर दिया। ठीक हो गया। अब हम एक और सिलेक्शन करके देखते हैं। राइट क्लिक करें, अब हमारे पास आ रहा है फेदर, हम देख चुके हैं, सेलेक्ट इनवर्स और डी सेलेक्ट, हम लोगों ने ये तीनों चीजें देख ली हैं। आप ऊपर अगर आए तो यहां पर आ रहा है स्टाइल के अंदर नॉर्मल फिक्स्ड रेशो। नॉर्मल का तो मतलब है अभी हम जिस तरीके से सिलेक्शन में आ रहे हैं अपनी मर्जी से लेंथ विड्थ जो मर्जी रखना चाहे वो हमें रखने देता है। अगर मैं फिक्स्ड रेशो में आ जाऊं, अब यहाँ पर 1:1 आ रहा है, विड्थ भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसका मतलब अब हमारे बॉक्सेस ही बनेंगे क्योंकि सेम रेशियो लेंथ इंटू विड्थ हमारी बिल्कुल सेम है। और आप अगर इसको चेंज कर देते हो, कोई पर्टिकुलर रेशियो में काम करना चाह रहे हो या बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं, अब विड्थ आपकी 3 होगी और हाइट हमेशा 1 रेशियो के साथ बढ़ेगी, तो अब आपका रेक्टेंगल बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फिक्स्ड साइज में आ जाऊं, अब यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर 64:64 हुआ है, इसका मतलब ये बॉक्सेस ही बनने, जहां भी बनाऊंगी ये बॉक्स ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। ये लास्ट पे हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क है जो कि कुछ पुराने वर्जन के अंदर यहाँ पर रिफाइन एजेस होंगे। इसको हम फर्दर जाके देखेंगे कि ये सारी एक पैनल है क्या, इसमें सिलेक्शन किस तरीके से की जा सकती है। अब हम आते हैं अपना, इधर से क्लिक करें सेकेंड टूल के अंदर, एक न्यू लेयर लेते हैं और डिलीट करके फिल कर देते हैं। इसको मैंने लॉक लगा दिया, अब न्यू लेयर लेते हैं। अच्छा, इलिप्टिकल टूल सेकंड, यहाँ पर इसका क्लिक करके रखना आपने, तो ये टूल पैनल आ जाएगा, आप इलिप्टिकल मार्की टूल को सेलेक्ट कर लें। ये भी इसी तरह कि अगर आप सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो ये एलिप्स की फॉर्म बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल सर्कल एग्जैक्ट बने तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, फिर कोई भी सिलेक्शन आप सर्कुलर फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आप ऊपर की सिलेक्शंस देखें ये सारी वही है, फेदर का भी वही काम है, स्टाइल भी वही। यहाँ पर एक नई चीज है एंटी एलियास। एंटी एलियास क्या चीज है, अगर तो मैं इसमें कोई कलर फिल करूं, और डिलीट से हम लोगों ने फिल कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक और सिलेक्शन बनाती हूँ जिसमें एंटी एलियास को ऑफ कर देते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल बना लिया और डिलीट से मैंने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं आपको, कंट्रोल प्लस से हम इसको जूम करते हैं और जूम करके कोई भी इसके एजेस को देखते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे इसको कंट्रोल जूम करके हम इसको देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला जो है वो बड़ा ज्यादा सॉफ्ट एजेस के साथ काम कर रहा है, और ये जो राइट साइड वाला है इसके अंदर एजेस जो हैं ये बहुत ज्यादा शार्प हो गए हुए हैं। तो जब भी आप काम कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है, ये देखें हमें पता है कि हमारे जो पिक्सेल्स हैं ये सारे बॉक्सेस के साथ मिलके बनते हैं और हमें एक ओवरऑल शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रेक्टेंगल्स के अंदर काम करें तो इस तरह की कभी भी होता ही नहीं क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट कॉर्नर्स होते हैं। इस तरह की चीजें आपको सर्कुलर में एलिप्स के अंदर ज्यादा नजर आती हैं। अब यहाँ पर देखें तो उसने प्रॉपर शेड्स को स्मूथ करने के लिए काम किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसी तरह साइड पे आऊँ तो ये एजेस देखें ये बहुत ज्यादा शार्प एजेस है। तो जब भी काम कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपका जो एंटी एलियास का बटन है वो हमेशा ऑन रहे, नहीं तो आपकी जितनी भी सिलेक्शन है वो इतने ज्यादा हार्ड एजेस के साथ बनेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक हो गया। अब हम इस लेयर को पकड़ के डिलीट करते हैं और एक नया काम करते हैं, एक पिक्चर लेके आते हैं
और उसके अंदर देखते हैं कि अगर मुझे कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो तो किस तरह से। अगर अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, ये पिक्चर है, मैं इसको राइट, अगर तो मैं ये फोटोशॉप में रहकर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, प्लेस एम्बेड करूँ, तो ये मुझे इसके अंदर इमेज को लाके ड्रॉप करेगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ये न्यू लेयर के अंदर खुले, तो आप एक सिंपल पिक्चर को पकड़ के इस जगह पे लाके जब ड्रॉप करते हैं ना, तो एक न्यू लेयर खुल जाती है। मैं या आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विद एडोब फोटोशॉप, तो ये एक न्यू लेयर के अंदर खुलती है, और ये न्यू लेयर खुलने का मतलब है कि एग्जैक्ट उसके साइजेस के साथ खुल रही है। इसकी लेंथ इनटू विड्थ जो इस पिक्चर की ओरिजिनल पिक्चर है, साइजेस हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली खुल रही है, ताकि अगर मैं कहूँ कि मुझे इसी के साइज पे काम करना है जो कि इसकी रेजोल्यूशन को भी बिल्कुल खराब ना करे। अगर मैं इसके ऊपर आपको कोई काम करके दिखाऊं कि हम जो सिलेक्शन कर रहे थे इसका पर्पस क्या है। अच्छा, यहाँ से तो पहली चीज मैं इसको नॉर्मल कर लूँ। अच्छा, मैं अगर ये चीज की सिलेक्शन कर रही हूँ, उसके बाद जरा मैं ये 2 मिनट में मूव टूल में हूँ, तो अब ये देखें, ये इसने ये पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, और अब आप इसको कोई भी मूव कर सकते हैं। अक्सर होता है कि आपको पिक्चर्स चाहिए होती हैं जो कि आपने कभी प्रोफाइल के अंदर यूज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आके इलिप्स करूँ, तो मुझे कोई प्रोफाइल चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और अब मैं इसको मूव कर लूँ। बाकी को लेयर को मैं बेशक डिलीट करूँ, इसको कंट्रोल जे करके न्यू लेयर में कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एक प्रोफाइल बन जाती है। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से जरा मैं बैक स्टेप आती हूँ। एक और हम चीज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इलेप्टिकल मार्की टूल के अंदर आऊं और हम इसकी एक शेप बना लेते हैं, इसको मैनुअली पकड़ के यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं, राइट क्लिक करके फेदर देते हैं। फेदर, ये चूंकि इमेज बहुत बड़ी है तो आपने उस हिसाब से वैल्यूज को देखना है कि मुझे क्या, अगर कोई पिक्चर बहुत ज्यादा छोटी है तो आप वहां पर 20, 30, 40 का लगाएंगे और इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्रिएट होता है। ओके किया, राइट क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट इनवर्स कर देती हूँ, ये इमेज रह जाए, लेकिन बाकियों के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं। इधर से कलर सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो सेंटर से आपको कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, या जैसे ही यहाँ से बाहर हैं तो आपका ड्रॉप पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। कोई भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ओके कर दें तो आप देखें कि आपका ये बैकग्राउंड के अंदर ये कलर आ गया। तो ऑल डिलीट प्रेस करते हैं तो हमारे सारे के सारा जो है वो ये कलर आ गया। यहाँ पर आप देखें तो उसकी शार्पनेस देख रहे हैं कि फेदर किस तरीके से स्मूथ करता हुआ इसके अंदर आ गया। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक इमेज के ऊपर हम इस तरीके से इफेक्ट लगा सकते हैं फेदर का। जब भी आपको पोस्टर बनाने वाले हैं और आप चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये इमेज आए और बाकी ऊपर मैं शायद कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहता हूँ, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसके लास्ट वाले पे जाएं तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे शुरू के हैं। यहाँ पर आपकी रो को या पूरी की पूरी चीजों को ये सिलेक्ट करके दे रहा होता है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जहां पर आपने बाकी चीजों को देखा, इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपने देखा कि रेक्टेंगल मार्की टूल क्या है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी पैनल के अंदर किस किस तरीके से इफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से उसे सिलेक्शन करके अल्टीमेट आउटपुट निकाला जाता है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।